हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के एमसीक्यू। हमने इस टॉपिक को देख लिया है, रिडम्पशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं समझ लिया है। अब अपन इसके कुछ एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है सोर्स ऑफ फिनेंस ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर। ये कहता है कि जैसे देखिए आपको रिडम्पशन करना है, ठीक है, शोधन करना है, लोगों का पैसा वापस करना है। जिन डिवेंचर होल्डर से आपने पैसा लिया वो पैसा आप वापस करना चाहते हो, तो वो पैसा आप लाओगे कहाँ से, वो सोर्स क्या होगा। तो देखो, पैसा हम ला सकते हैं लाभों में से, यस। पैसा हम ला सकते हैं पूंजी में से। पैसा हम ला सकते हैं शेयरों या ऋण पत्रों के नए निर्गमन से, बिल्कुल उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। देखिए, आपको रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करना इट्स लाइक अ कर्जा चुकाना। सपोज करो मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, तो मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? या तो मेरे पास तरीका है कि मैं पैसा कमाऊँ, प्रॉफिट कमाऊँ, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करूँ और उससे मेरा लोन चुकता करूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं किसी और सोर्स से, जैसे मुझे एक्स का पैसा देना है, तो मैं किसी वाई सोर्स से पैसा लाऊं और वाई सोर्स से लाके पैसा एक्स का पेमेंट कर दूं। डिवेंचर का पैसा देना है तो मैं शेयर इशू कर दूं, वहाँ से पैसा ले आऊं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूं, या मैं कन्वर्जन कर दूं, या मैं डिवेंचर की सर नई सीरीज़ लॉन्च कर दूं। पहले 10% डिवेंचर था, अब मैं 12% डिवेंचर दे दूं। तो ऐसा करके तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के ये सारे तरीके हो सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। रिडम्पशन के अंदर मैंने पहला पहला मेथड आपको यही बताया कि एक होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाला मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। उसमें हम हर साल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आखिरी साल में जितना इन्वेस्टमेंट अब तक किया है उसको सेल आउट करते हैं। सपोज करो हमने 4 साल में मान लीजिए 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, फिर हमने उसको बेचा तो हमें बदले में 3,10,000 मिले, यानी हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की सेल पे जो प्रॉफिट होता है उसका क्या करते हैं? तो वो प्रॉफिट को आप सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। जनरली वैसे कोई सा भी प्रॉफिट होता है तो हम उसे P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एक फ़ंड अकाउंटिंग होती है। फंड अकाउंटिंग में ये होता है कि अगर आपने किसी पर्पज़ से कोई फ़ंड बनाया है, उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम है, तो फिर वो उसी फंड में जाएगी। आई रिपीट, अगर आपने किसी पर्पज़ से कोई फ़ंड क्रिएट किया है, टेम्परेरी उस फंड को इन्वेस्ट किया है, तो उसके इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो सिंकिंग फंड में जाएगी। और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो, उससे कोई इनकम आती है, तो वो भी सिंकिंग फंड में जाएगी। तो ये क्वेश्चन यही था कि इन्वेस्टमेंट की वसूली पर होने वाला लाभ कहाँ जाएगा? आंसर इज सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। इसका आंसर सी रहेगा, सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये कहना चाहता था कि क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं। क्या प्रॉफिट डिवेंचर अकाउंट में जाएगा? नहीं। क्या ये इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा? नहीं। ये प्रॉफिट सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, when debentures are issued at a discount and are redeemable at a premium, which of the following account is debited at the time of issue? कहता है अगर आपने जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है, उसे सपोज करो 90 रुपये में इशू किया और रिडीमेबल है वो 110 पे। मान लेते हैं कि हमने 10% डिस्काउंट दिया है अपवर्ड, और रिडम्पशन के समय हम 10% प्रीमियम देना चाहते हैं। तो लेते समय हमने 90 रुपये लिए और देते समय हम 110 रुपये वापस करेंगे। तो ऐसी एंट्री में अगर मैं आपको एक सिंगल एंट्री के थ्रू समझाऊं, तो हमारे पास पैसा आता है, उसे बैंक में डीआर करते हैं, हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उसे डिवेंचर वाली लाइबिलिटी में क्रेडिट करते हैं। जो प्रीमियम हम देना चाहते हैं उसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। और यहाँ जो 20 रुपये का गैप क्रिएट हुआ, इसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डीआर किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन ये था कि जब ऐसा होता है कि ऋणपत्र डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और प्रीमियम पे निपटाए जाने हैं, तो कौन सा खाता डीआर किया जाता है? तो एक तो बैंक ऑप्शन है, तो बैंक तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो दूसरा दे रखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि खाता। तो इसका आंसर सी सही है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, सी, ऋणपत्र खाते के निर्गमन पर हानि। नेक्स्ट इज ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, नन ऑफ द अबव। वेल, ये क्वेश्चन बेसिकली वैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का है, जब कंपनी का समापन कर दिया जाता है और कंपनी के सारे असेट्स बेच दिए जाते हैं
और एक एक करके बाहरी लोगों को निपटाया जाता है। उसमें आप सीक्वेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले कंपनी को जो उसके लीगल ड्यूज़ होते हैं वो पे करने होते हैं। उसके बाद अगर कोई लिक्विडेटर है तो उसका रेम्यूनरेशन पे करना होता है। अगर कोई लिक्विडेशन से संबंधित खर्चे हैं तो उसका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर जिनका फ्लोटिंग चार्ज होता है उनका पेमेंट किया जाता है। डिवेंचर होल्डर के बाद अगर पैसा देने बचता है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा दिया जाता है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा दिया जाता है। तो सर क्या समझाना चाहते हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कंपनी का समापन होता है, कंपनी अपना पैसा लोगों का वापस लौटाती है, तो ऐसा नहीं है कि डिवेंचर होल्डर का पैसा सबसे पहले लौटाया जाता है। नो, ऐसा भी नहीं है कि डिवेंचर होल्डर का पैसा सबसे लास्ट में लौटाया जाता है। सबसे लास्ट में तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है। तो डिवेंचर होल्डर्स की जगह कब है? डिवेंचर होल्डर्स की वैसे जो जगह है वो होती है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक और टर्म होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसका बहुत, अगर मुझसे आप सही आंसर पूछो तो इसका सही आंसर है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले इनका पेमेंट होता है डिवेंचर होल्डर्स का, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स का असेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज होता है। बट इन्होंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑप्शन दिया नहीं। पर ये इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले भुगतान होता है, ये भी सही, भले ही थोड़ा सा कम सही, पर सही आंसर तो है कि डिवेंचर होल्डर का पेमेंट शेयर कैपिटल से तो पहले होता है। तो ये आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर सी लगेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको पहचाना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका ये भी मतलब होता है कि 3 स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हैं। फर्स्ट है डिवेंचर इज काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग। बिल्कुल, डिवेंचर्स के थ्रू आप पब्लिक से बोरो करते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कि ऐसी परंपरा है कि हम डिवेंचर से पहले एक रेट लगाते हैं और वो इंटरेस्ट का परिचायक होती है। बिल्कुल सही है। व्हेन वी से 13% डिवेंचर, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इन डिवेंचर्स पे 13% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ऐसी परंपरा है, चला आता है कि डिवेंचर से पहले इंटरेस्ट का परसेंटेज, जिसको कूपन रेट कहते हैं, लगाया जाता है। नेक्स्ट इज डिवेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल सही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है डिवेंचर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई कंपनी लॉस में है, वो कहती है कि सर हम लॉस में हैं इसलिए हम डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो उसके कहने से कुछ नहीं होता। डिवेंचर इंटरेस्ट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यू हैव टू पे, आपको इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये बात सही है। द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट डिफर। ये कह रहा है कि इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन देखा जिसमें कंपनी का इशू प्राइस 90 रुपये है, ऑल दो डिवेंचर 100 रुपये का था, लेकिन कंपनी ने उसे 90 रुपये भी इशू किया और उसका रिडम्पशन प्राइस 110 था। कंपनी ने कहा कि हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे। तो दीज वैल्यू मे बी डिफरेंट, और इसका ये कहना है कि नहीं, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो ये बात अपने आप में फॉल्स है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, चौथा स्टेटमेंट फॉल्स है। यही हमारा आंसर है। ऑड वन आउट से भी समझ सकते हो, ट्रू फॉल्स से भी बिल्कुल समझना चाहिए। ये वैसे सच बताऊँ, आप समझते भी हैं, ये एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें हर एक लाइन को आप ट्रू फॉल्स पे जज कीजिए, ठीक है। आपकी नॉलेज का पता लगता है कितना है, समझ में आता है आपको। नेक्स्ट इज एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये के 20,000 ऋण पत्र जारी किए हुए हैं, ठीक है। कंपनी ने अपने आधे ऋण पत्रों को 10% के प्रीमियम पर शोधन का फैसला किया। ऋण पत्र शोधन संचय में 40,000 का शेष था। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार लाभों में से कितनी राशि अभी भी ऋण पत्र शोधन संचय खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तो देखिए, पहली बात तो आपके 20,000 डिवेंचर हैं और जो कि 100 रुपये की वैल्यू के हैं, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए ओरिजिनल जो डिवेंचर हैं वो 20 लाख रुपए के हैं, 6% डिवेंचर। दूसरी बात ये है कि कंपनी इसमें से 10 लाख रुपए का रिडम्पशन किया चाहती है। आधे रिडम्पशन लिखा हुआ है ना कि कंपनी आधे ऋण पत्र को निपटाना चाहती है। एक और बात है कि कंपनी 10 लाख रुपए की जगह 1 लाख रुपए प्रीमियम करके 11 लाख रुपया देना चाहती है। हो सकता है वो मुझे पूछता कि डिवेंचर होल्डर को कितना पैसा दिया जाता, तो मैं तुम्हें आराम से बताता कि 11 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन इनका क्वेश्चन ये नहीं है। इनका क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू DRR। DRR के लिए जो लेटेस्ट नियम है वो रिक्वायरमेंट है 10%। DRR के नियम बदलते रहे हैं। DRR में कभी 50% का रिक्वायरमेंट भी था, फिर बहुत साल तक 25% रिक्वायरमेंट रहा।
अभी मैंने NCERT की बुक देखी, उसमें मैंने जो 24-25 का सेशन देखा, उसमें लेटेस्ट एडिक्वेसी 10% रखी गई है कि 10% DRR होना चाहिए। अगर 20 लाख रुपए, इसमें फुल वैल्यू पे देखा जाता है, 20 लाख रुपए का 10% 2 लाख रुपए होता है, तो 2 लाख रुपए का DRR होना चाहिए। कंपनी के पास अभी 40,000 का DRR मौजूद है, कंपनी के पास 40,000 का DRR है, तो 1,60,000 का और DRR होना चाहिए। 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 लिखा है, 1,60,000 रुपये का DRR और बनाना होगा और रिक्वायरमेंट होगी। सर उसकी क्या एंट्री होती है? DRR का CR नेचर होता है, आप उसे क्रिएट कर रहे हो तो CR करना होगा, और ऊपर आप सरप्लस को यूज़ करेंगे। सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। कि सर इसकी एंट्री ऐसी होती है क्या? ऐसी ही होती है। पहले एक ज़माने में P&L एप्रोप्रिएशन को DR कर दिया जाता था, P&L एप्रोप्रिएशन टू DRR। आजकल कंपनियां P&L एप्रोप्रिएशन बनाती नहीं है, तो ये थोड़ा कम पॉपुलर है। उसकी जगह सरप्लस अकाउंट, सरप्लस, फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा दैट इज़ के लिए IE लगाना पड़ेगा, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। आप इतने रुपए का DRR बनाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी होगी, उसके बाद ही आप रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। The debentures are redeemable at a premium of 20% after 5 years. The amount of loss on redemption of debenture should be, आराम से, एक कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर इशू किए, 10 रुपये का है, पार वैल्यू पे इशू किया। आपको इस तरह का बनाना आना चाहिए कि सर क्या, सेंटर में होती है फेस वैल्यू, इसके होते हैं 2 टुकड़े, एक में होता है इशू प्राइस, एक में होता है रिडम्पशन प्राइस। तो अभी आपने पार वैल्यू पे इशू किया है, पार मतलब सम मूल्य, जितने का है उतने पे पार वैल्यू, तो यहाँ तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन आपने ये कहा कि दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। आप बाद में 12 रुपये देने का सोच रहे हो कि सर 12 कहाँ से आ गया, मैंने 10 रुपये का 20% निकाला, 10 रुपये का 20% 2 रुपये होता है, दैट मीन्स आप 2 रुपये फालतू देने का सोच रहे हो। तो मतलब आप समझो लॉजिकली आप हर डिवेंचर पे 2 रुपये का घाटा खा रहे हो, हर डिवेंचर पे आप 2 रुपये फालतू वापस करोगे। तो 20,000 डिवेंचर की सेल पे या इशू पे 40,000 रुपये आप एक्स्ट्रा रीपे करोगे, इस वजह से आपको लॉस होगा। इस लॉस को
इसने यही पूछा था कि आपको कितना लॉस होगा, तो इसको हमको 40,000 का लॉस होगा। हालांकि आपका एंट्री आती है, पर मेरा मन नहीं मानता, तो मैं आपको बता देता हूँ। लोगों से पैसा आएगा तो बैंक को डीआर करेंगे, डिवेंचर हमारा इशू हो रहा है तो डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे। संख्या के मामले में आप समझ गए होंगे, 20,000 इंटू 10, आपके पास पूरा 2 लाख रुपए आएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने ये जो प्रॉमिस किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 20%, यानी आपने 40,000 का नुकसान खाने का सोच लिया है, तो 40,000 रुपये डीआर होगा, और 40,000 के लिए यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर किया जाएगा। इस तरह से एंट्री होगी, ठीक है। तो इसने अमाउंट पूछा था आपके बाद। नेक्स्ट है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट, एट द क्लोजर ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जैसे अपन एक कहानी बनाए कि एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को इशू किया, ये भी मान लेते हैं कि 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन 31 मार्च 2027 को होगा। क्वेश्चन है कि डीआरआर आप कब बनाओगे। देखिए, डीआरआर आप 2022 के बाद कभी भी बना सकते हैं। आप 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, यानी किसी भी साल बना सकते हैं। बस मेन बात यह है कि आपको आपका रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, कई कंपनियों को एग्जेम्पशन है कि उन्हें डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो अगर मुक्ति मिली हुई है तो अलग बात है। अगर डीआरआर से मुक्ति नहीं मिली हुई है तो रिडम्पशन का डेट आने से पहले आप कभी भी किसी भी मौके पे डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये सही है कि रिडम्पशन स्टार्ट होने से पहले। इसके बाद है, यदि प्रश्न मौन है तो बकाया प्रतिदेय ऋण पत्र, कितनी हिंदी टफ होती है, बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रतिदेय के लिए वर्ड है रिडीमेबल डिवेंचर्स, के फेस वैल्यू के कितने % तक का डीआरआर बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने कहा चेंज होता रहा है। अभी के लिए 10% का नियम है कि आपको जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं उसके 10% के बराबर आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा। ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज, डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर 100 रुपये का डिवेंचर है तो बाद में जब आप वापस करने का समय आता है तो आप 100 रुपये वापस कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं एट पार रिडम्पशन। आप 125 रुपये वापस करना चाहें, 110 करना चाहें, जितना भी करना चाहें, तो उसे हम कहते हैं एट प्रीमियम रिडम्पशन। ये दोनों ही पॉपुलर हैं, लेकिन होने को तो ये भी हो सकता है कि हम 100 रुपये का डिवेंचर इशू करें और 90 रुपये रीपे करें, लेकिन इस तरह का रिडम्पशन पॉपुलर नहीं होता। क्योंकि आप सोचो, कंपनी किसी को ये कहे कि भाई आप हमें अभी 100 रुपये दीजिए, बाद में हम आपको 90 रुपये लौटाएंगे, तो लोग बोलेंगे रहने दो, हमें आपको पैसे नहीं देने। 100 के लिए अपन उसको 100 ऑफ़र करो, 110, 120, 150 ऑफ़र करो तो वो राजी खुशी दे देगा। लेकिन अगर आप उसको कम ऑफ़र करोगे तो वो नहीं देगा। तो इसलिए डिस्काउंट पे रिडम्पशन जनरली नहीं होता। लेकिन इसमें याद रखना, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। याद क्यों करना है, इक्विटी शेयर जो होता है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, लेकिन डिवेंचर जनरली डिस्काउंट पे रिडीमेबल नहीं होता। तो ये, अब जैसे डिवेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो सकता है, हाँ हो सकता है, 10% प्रीमियम से ज़्यादा पर रिडीम हो सकता है, पार वैल्यू पर रिडीम हो सकता है, पर डिवेंचर जनरली डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होता। आसान क्वेश्चन को मैंने बहुत देर समझाया। बेस्ट कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू रिडीम 10% डिवेंचर 100 रुपये ईच on 30th June 2024, the company shall invest in specified securities on or before। देखिए, 10,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये वाले हैं, तो 10 लाख रुपए हो गए। बेसिकली आपको 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, या रिडम्पशन पे आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। रिडम्पशन की जो तारीख है वो तय हो गई है 30 जून 2024। तो फिर आपको 2 काम करने होंगे, एक तो आपको DRR बनाना होगा, एक आपको DRI करना होगा। DRR 10% बनाना होगा और DRI में 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा बिफोर 30 अप्रैल। 30 जून को रिडम्पशन अगर होने वाला है तो 30 अप्रैल 2024 तक, यानी
रिडम्पशन की तारीख से पहले जो अप्रैल आती है, अप्रैल की 30 तारीख आती है, उस दिन तक आपको अपना अमाउंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा। मैंने वीडियोज़ में बताया है कि आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस ठीक है। अगर ये मुझसे अमाउंट पूछता तो मैं 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए निकालता, पर इन्होंने तारीख पूछी है तो मैं कहूँगा आपको 30 अप्रैल 2024 तक अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट इज़ डीआरआर की राशि अलग से डैश डैश के द्वारा रखी जाती है। सभी कंपनियों के द्वारा रखी जाती है, बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों द्वारा रखी जाती है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को छोड़कर सभी कंपनियों द्वारा रखी जाती है, या लास्ट में है आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकिंग कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों तथा सूचीबद्ध कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों। तो डी सही है, मतलब समझ में नहीं आया सर। देखो डीआरआर में ऐसा है कि जितनी बैंकिंग कंपनीज़ हैं, यानी सरल शब्दों में जितने बैंक्स हैं, ठीक है, जितने एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, और जितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इन सबको डीआरआर बनाने से मुक्त किया गया है। इनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनके अलावा जो कंपनियां हैं उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाउंट इज़ नॉट सेट असाइड टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इफ़। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आपका डिवेंचर्स कन्वर्टेबल है, इसे यूँ समझिए कि आपने 10 लाख रुपए के 12% डिवेंचर इशू किए और 5 साल के बाद दे आर कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर और दे आर कन्वर्टेबल इन प्रेफरेंस शेयर, तो फिर आपको डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सिंपल है। आप 5 साल के बाद लोगों को नकद पैसे देने ही नहीं है, आपको तो 5 साल बाद डिवेंचर को सिंपली इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना है। तो आपको कोई अमाउंट इन्वेस्ट करने की या डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही है कि ये कहता है कि आपको डीआरआर में अलग से अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है अगर डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल हो। तो इसका ये भी मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि डिवेंचर 50% कन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख में से 5 लाख का तो कन्वर्जन हो जाएगा, बाकी 5 लाख के लिए फिर आपको डीआरआर की मेहनत करनी पड़ती, डीआरआई की मेहनत करनी पड़ती। तो जितना पार्ट कन्वर्टेबल होता है उतने पार्ट के लिए डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है वंस द डिवेंचर आर रिडीम्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर इज ट्रांसफर टू। देखिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है कि सर स्पेसिफिक रिजर्व मतलब क्या। देखो ब्रॉड वे में रिजर्व दो तरह के होते हैं। रिजर्व में एक टाइप होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं जिनका कोई खास मकसद हो, जैसे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये कुछ रिजर्व हैं जिनका कुछ खास मकसद होता है। जैसे ही मकसद पूरा हो जाता है तो उसको आपको जनरल रिजर्व में कन्वर्ट करना होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक बार ऋणपत्रों का शोधन हो गया तो उसके बाद जो ऋणपत्र शोधन संचय है, जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, उसका क्या होगा, तो उसकी राशि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सी इसका आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट,
ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99, मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जी लिमिटेड के पास 100 रुपये प्रत्येक के 10,008% डिवेंचर बकाया हैं, जिन्हें 10 रुपये के प्रीमियम पर भुनाया जाना है। इसमें से 5,000 को ऋण पत्रों को दिसंबर को भुनाया जाना है। तो बताइए निवेश कितनी राशि का होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है समझने के लिए। बेसिकली 10,000 डिवेंचर हैं, बेसिकली 10 लाख रुपए का अमाउंट है। बात यह है कि अभी इसमें से केवल 5,000 का रिडम्पशन होना है, यानी अभी आपको 5 लाख रुपए देने हैं। और अगर प्रीमियम जोड़ भी दो तो आपको प्रीमियम जोड़ के 5.5 लाख रुपए देने हैं। मेन बात समझने की ये है कि जो DRR होता है वो 10% होता है और 10% फुल वैल्यू का होता है और जो DRI होता है वो 15% होता है और वो 15% होता है टारगेट रिडम्पशन का। मतलब जैसे अगर पिछले थोड़े दो पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने DRR बनाया था, तो मैंने उसे फुल वैल्यू पे कैलकुलेट किया था। उसमें भी रिडम्पशन आधे डिवेंचर्स का था, पर मैंने उसे पूरे वैल्यू पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अगर मैं इसमें DRR कैलकुलेट करता तो मैं 10 लाख रुपए पे DRR क्रिएट करता। लेकिन मुझे DRI क्रिएट करना है तो DRI में 5 लाख रुपए पे 15% क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमें जितना रिडम्पशन करना है उसी अकॉर्डिंग हमें उसका 15% इन्वेस्ट करना होता है। लैंग्वेज ये है 15% ऑफ द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, जो डिवेंचर्स रिडीम होने हैं उनकी वैल्यू का 15%। तो पहली बात तो 5.5 लाख जनता को देंगे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 5 लाख रुपए के अमाउंट टू बी रिडीम्ड है तो 5 लाख रुपए का 15% 75,000 रुपये आपको DRI में इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ऋणपत्र धारक कंपनी का मालिक है? नहीं जी, डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं होते, डिवेंचर होल्डर लेनदार होते हैं।
जो पहली कथन इन्होंने कही है वो फॉल्स है। एक ऋण पत्र धारक को अपना पैसा केवल कंपनी के परिसमापन पर ही मिल सकता है, ये भी फॉल्स है। कि इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे एक कंपनी ने 2010 में डिवेंचर इशू किए और मान लीजिए कि इस कंपनी का समापन 2060 में होगा, मान लो होगा, वैसे तो किसी को पता नहीं होता कि कंपनी का जीवन काल कब तक चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि डिवेंचर होल्डर्स को पैसा कंपनी के समापन पर ही मिलेगा। अगर डिवेंचर रिडीमेबल नेचर के हैं, और अधिकतर डिवेंचर रिडीमेबल नेचर के ही होते हैं, उसमें कुछ डिवेंचर 5 साल के लिए इशू किए जाते हैं, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 15 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए। तो डिवेंचर अधिकतर रिडीमेबल ही होते हैं, तो उनका पैसा उस अवधि के पूरा होने पे किया जाता है। तो ये कहना कि डिवेंचर होल्डर का पैसा तो उन्हें तब मिलेगा जब कंपनी का एंड आएगा, तो ये कहना गलत है। तो ये फॉल्स है। छूट पर जारी किए गए डिवेंचर को प्रीमियम पर बुनाया जा सकता है। जो डिवेंचर छूट पे यानी डिस्काउंट पे इशू किया गया हो उसको प्रीमियम पर बुनाया जा सकता है, ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है। ये कह रहा है उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन के कैंटेस में ये कह रहा है कि इस डी को ऐसा पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ऊपर सत्य लिखा है ना, तो इसका कहने का मतलब है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सारे तो सत्य नहीं है, सारे तो सत्य नहीं है, तो इसका आंसर सी रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा। किसने पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सारे तो सत्य नहीं है, पहला और दूसरा झूठ है, केवल सी कथन सत्य है। ठीक है, कि जो क्वेश्चन में हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया उसे कंपनी प्रीमियम पे भी रिडम्पशन कर सकती है। विच ऑफ द, एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेइंग इन लमसम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, ये सही है। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मेथड में भी बताया था कि डिवेंचर का पेमेंट हम लमसम कर सकते हैं। लमसम का मतलब ये होता है कि हमने 10 लाख रुपए लिए और हम इनको ये कहें कि 5 साल के बाद हम आपको 10 लाख पूरे वापस कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उनको ये कहें कि हम आपको 2 लाख पहले साल में देंगे, 2 लाख दूसरे साल में, 2 लाख तीसरे साल में, 2 लाख चौथे साल में और 2 लाख 5 लाख में, 5वें साल में। इसे कहते हैं रिडम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग, ये भी तरीका है। लेकिन क्वेश्चन ने ये जो कहा है कि डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन लमसम, ये एक बात सही है, ट्रू है। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये कथन फॉल्स है कि डिवेंचर्स का लाइफ टाइम के दौरान रिडम्पशन नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय पेमेंट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये भी ट्रू है। तो इसने फॉल्स को पहचानना था, तो बी इसके अंदर फॉल्स है, आप पहचान गए। नेक्स्ट इज गैर सूचीबद्ध कंपनियों, AIFI बैंकिंग कंपनियों, NBFC और HFC के अलावा जारी ऋणपत्रों के लिए ऋणपत्र शोधन संचय को पर्याप्त माना जाएगा। देखो इन्होंने किस किस को फ्री कर दिया, बैंकिंग कंपनी को फ्री कर दिया। AIFI, इसे आप यूँ समझ लीजिए, ये होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। HFC ये होता है आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसके अलावा सूचीबद्ध कंपनियों, इन सब को छोड़ दो, इन सब को छोड़ दो। बाकी जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको 10% DRR का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जितने भी उन्होंने पब्लिकली डिवेंचर इशू किए हैं, पब्लिकली जितने भी डिवेंचर इशू किए हैं उस वैल्यू का 10% आपको DRR चाहिए। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, वेल थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी कंपनी अपना ही डिवेंचर खरीद लेती है। सपोज़ करो मैं कंपनी हूँ, मेरा नाम है एक्स लिमिटेड, और मैंने अपना ही डिवेंचर खरीद लिया जुलाई में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 98 रुपये दिए, मान लो 98 रुपये दिए, पर मैंने उसका हाथों हाथ कैंसिलेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने समझाया था कि हम डिवेंचर्स का चाहें तो हाथों हाथ कैंसिलेशन कर सकते हैं। पर मान लो कि हमने अपने ही डिवेंचर्स में 98 रुपये इन्वेस्ट किया। इसके 3 महीने बाद सितंबर में हमको लगा कि चलो अब हम इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करते ही आप डिवेंचर को करेंगे DR, जो ओन डिवेंचर अकाउंट या पूरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इसको आपने जिस वैल्यू पे DR किया था उसी वैल्यू पे आप उसे CR करोगे, और जो आपको प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बाद में कैपिटल रिजर्व में जाएगा। खैर, हमसे इसने क्या पूछा, ये कहता है कि जब आप खुद के डिवेंचर्स को कैंसिल करते हो तो उस समय जब आप ओन डिवेंचर्स को कैंसिल करते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस समय ओन डिवेंचर खाता, या यू कैन से इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट CR होगा।
ये बी, ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा टू द पॉइंट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट, एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के लिए डिवेंचर इशू किए, ब्याज मार्च और सितंबर को देय है। कंपनी ने 1 अगस्त को 10,000 के डिवेंचर खरीदे हैं 96 रुपये की रेट पे। ये ऋण पत्र उसी तारीख को रद्द कर दिए जाते हैं, तो बताओ क्या लाभ हानि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, कंपनी की इंटरेस्ट की तारीखें हैं 31 मार्च और 30 सितंबर। पहले तो इन दोनों तारीखों को लिख लो। आपने सौदा कब किया? आपने सौदा किया 1 अगस्त को। अभी फुल टू फोकस करो 1 अगस्त पे। 1 अगस्त को आपने क्या किया? 10,000 रुपये के डिवेंचर। यहाँ मैंने लिखा 10,000 रुपये के डिवेंचर। ये जो 96 है इसे पढ़ा जाएगा 96%, क्योंकि यहाँ रुपये पहले ही आ गया ना। 10,000 का 96% होता है 9,600। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डिवेंचर्स को ख़रीदने के लिए 9,600 रुपये दिए, वो भी ब्याज सहित। ब्याज सहित का मतलब क्या वो समझो। सपोज़ करो आपने डिवेंचर इस आदमी से ख़रीदे, इस आदमी का नाम है अजय। तो मैं बताऊँ, आप अजय के दिल पे सोचो क्या बीत रही है। अजय को मार्च का ब्याज मिल चुका और 30 सितंबर का ब्याज उसे अभी मिलने वाला था। इससे पहले कि उसको सितंबर का ब्याज मिलता, हम 1 अगस्त को अजय के पास पहुंच गए। 1 अगस्त को पहुंच गए, तब तक अप्रैल निकल चुकी है, मई निकल चुका है, जून निकल चुका है, जुलाई निकल चुका है। किसे समझ नहीं आता। अजय जिससे हमने डिवेंचर खरीदे उसको 31 मार्च का ब्याज मिल चुका है और 1 अगस्त तक का ब्याज वो कमा चुका है। अगर हम गणित लगाएं तो 10,000 रुपये पे 4 महीने का ब्याज अगर हम सोचें 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 6% क्वेश्चन में गिवन है, तो 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 200 रुपये। मैं ये कहता हूँ कि अजय के डिवेंचर हैं 10,000 के और 200 रुपये हो गए ब्याज के। ऑल टुगेदर हमको 10,200 रुपये देने चाहिए थे। 10,000 रुपये डिवेंचर के और ब्याज मिलाकर हमें 10,200 देने चाहिए थे, पर हमने ब्याज मिलाकर 9,600 रुपये ही दिए हैं, तो हमको 600 रुपये का लाभ हुआ है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में इन्होंने 400 प्रिंट कर दिया है, गलत आंसर है, क्योंकि हमने जो सौदा किया है, ब्याज इंग्लिश में देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पर अभी चलो मैं इसको कम इंटरेस्ट से ही समझा देता हूँ आपको, ताकि अब आपको डबल समझने में कन्फ्यूज़न नहीं हो, और ब्याज सहित कर लेते हैं इसको। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि ब्याज सहित हमको 10,200 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन हमने ब्याज समेत उसको 9,600 रुपये दिए, इसलिए हमें 600 रुपये का लाभ होगा। अगर मैं आपको एंट्री का अमाउंट समझाऊं, अमाउंट तो समझा ही दिया, अगर मैं आपको एंट्री करना बताऊं तो हमने ब्याज समेत 9,600 रुपये दिए। ये पैसा हमने डिवेंचर्स के लिए दिया। डिवेंचर 10,000 के थे। डिवेंचर का अगर ब्याज पकड़ें तो 200 रुपये ब्याज बनता है। हमें 10,200 देने थे, हमने 9,600 रुपये दिए, तो 600 रुपये का हमें लाभ हुआ। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, या आप चाहें तो इसकी जगह सीधा ही कैपिटल रिजर्व को CR कर सकते हैं। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड के पास 60 रुपये के 14,000 डिवेंचर हैं जो 1 अप्रैल को बकाया हैं, 31 मार्च को रिडीमेबल हैं। कंपनी के पास उस तारीख को 45,000 का DRR है। तो देखो, 14,000 तो डिवेंचर की संख्या है, 60 रुपये उसकी वैल्यू है, थोड़ी सी ऑड है, और 8,40,000 रुपये की वैल्यू है। 8,40,000 का 10% होता है 84,000 रुपया। मैं सीधे सरल भाषा में कहता हूँ, 8,40,000 का 10%, आपके पास 84,000 का DRR होना चाहिए। क्वेश्चन जब शुरू हुआ तो उस तारीख को 45,000 रुपये का DRR है, तो अब आपको 84,000 में से 45,000 तो पड़े हुए हैं, बाकी बचे 39,000 रुपये। आपको 39,000 का DRR बनाना पड़ेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। सरप्लस दैट मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR करके आपको 39,000 रुपये का जुगाड़ करना होगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 जनवरी 2016 टेल्को लिमिटेड परचेज 519% ओन डिवेंचर 25 रुपया ईच फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एट द रेट 22 रुपया पर डिवेंचर एंड पेमेंट ऑफ द ब्रोकरेज 2%। जनरल एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर विल बी। देखो,
500 डिवेंचर थे और ये डिवेंचर 25 रुपये वाले हैं, तो 12,500 रुपये में सौदा होना चाहिए था, लेकिन हमारी किस्मत से सौदा मात्र 22 रुपये में हो गया। तो 500 इंटू 22, 11,000 में सौदा हुआ। 2% हमने दलाली के दिए, अगर 11,000 का 2% निकाल भी लें तो 220 रुपये हमने दलाली के दिए। ऑल टुगेदर हमने 11,220 रुपये दिए और इन्होंने बताया कि हमने तत्काल रद्द किया, उन्होंने डिवेंचर्स को तत्काल रद्द किया, ठीक है। लेकिन इसमें स्वयं के ऋणपत्र शब्द भी आ रहा है, तो यूँ समझ लेते हैं, कहानी बना लेते हैं कि पहले हमने पैसे दिए, हमने अपने ही डिवेंचर्स को ख़रीदने के लिए दलाली समेत 11,220 रुपये दिए। फिर हमने कहा कि हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे, रीसेल नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल करते हैं। तो 19% डिवेंचर DR टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कि सर अमाउंट देखो, डिवेंचर मूलतः 12,500 के हैं और हमने पहली एंट्री में इसके लिए 11,220 रुपये दिए हैं और हमें 1,280 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 1,280 रुपये को कहेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ए आंसर इसका सही है बिल्कुल। डिवेंचर DR होगा टू ओन डिवेंचर टू गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थोड़ी सी एंट्री और है। ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू रिडीम। ए लिमिटेड 5,000 ऋणपत्रों का 5% प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है यदि उसके ऋणपत्र शोधन संचय खाते में पहले से ही 1 लाख का शेष है। इनके पास वैरायटी नहीं है, एक ही तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। 5,000 डिवेंचर का मतलब है 5 लाख रुपए के डिवेंचर। 5 लाख रुपए का 10% होता है 50,000 रुपये, ठीक है। 5,000 इंटू 100, ठीक है। वेल ये इन्होंने पुराने नियमों से सॉल्व कर दिया। मैं बताऊँ इसने क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे बताता हूँ आपको। जैसे 5,000 डिवेंचर हैं 5 लाख के, पुराने नियमों से जाओ तो आपको 25% DRR चाहिए होता था, यानी आपको जो DRR चाहिए होता था वो 1.25 लाख का था। 1.25 लाख का था, उसमें से 1 लाख का तो पहले ही पड़ा है, तो बाकी 25,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपको केवल 10% का ही DRR चाहिए, ठीक है। तो वो आप बात समझ गए कि ये थोड़ा सा ओल्ड रूलिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट इज अ कंपनी इशूइंग डिवेंचर विद अ मैच्योरिटी पीरियड नॉट मोर देन डैश डैश नीड नॉट टू क्रिएट DRR। एक 18 महीने का नियम याद रख लेना कि अगर रिडम्शन 18 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने 1 जुलाई 2024 को डिवेंचर इशू किया, तो इसका 18 महीने का पूरा होगा, इसका 18 महीने 31 दिसंबर 2025 को होगा। तो अगर रिडम्शन इस दौरान होने वाला है, जुलाई 24 से लेके दिसंबर 25 के अंदर अंदर, यानी 18 महीने के अंदर ही रिडम्शन होने वाला है, तो आपको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर रिडम्शन दिसंबर 25 के बाद होने वाला है, यानी 18 महीने के बाद होने वाला है, तो फिर आपको DRR बनाना पड़ेगा। सभी ऋणपत्रों के शोधन के बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक ख़राब सा एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे हम ये कहते हैं हिंदू मान्यताओं में कि जैसे ही आदमी मर जाता है तो उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर दी जाती हैं। तो ठीक है, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक ठीक है मान्यता की बात है। तो बस ये है कि जैसे ही आदमी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी जाती हैं, इसी तरह जब हमारा रिडम्पशन का पर्पस पूरा हो जाता है तो जिस रिडम्पशन के लिए हमने DRR बनाया था उसे भी हम विसर्जित कर देते हैं, उसे भी हम ख़त्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, और उसको उस खाते में जितना पैसा पड़ा होता है उसे जनरल रिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट में एक स्पेशल एंट्री लगती है DRR टू जनरल रिजर्व, यानी DRR खाते का अस्तित्व तब तक ही है जब तक रिडम्पशन नहीं हो जाता, जब तक बुक्स में डिवेंचर अकाउंट है, ठीक है। वेल थोड़ा सा और कहता है द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका आंसर पर्सनल अकाउंट की तरफ और नॉमिनल अकाउंट दोनों की तरफ जा सकता है।
देखिए, प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब क्या है कि जो प्रीमियम हम लोगों को दिया चाहते हैं, जो लोग प्रीमियम हम लोगों को देने वाले हैं, तो इसमें देना है। देखो एंगल क्या आ रहा है, ये पैसा हमें देना है लोगों को, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का टच आता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो एक तरह का लॉस है, क्योंकि हम फालतू पैसा लोगों को वापस दे रहे हैं, तो एक तरह का लॉस है। बट अधिकतर जगह मैंने देखा इसका आंसर पर्सनल अकाउंट ही दे रखा है कि प्रीमियम पेबल। इसमें अगर पेबल वर्ड आ जाएगा फिर तो शॉर्ट यही आंसर होगा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो जहाँ पे भी देना है लेना है इस तरह का सेंस आता है, तो फिर वहाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नियम लागू हो जाता है। If debenture purchased in the open market are not cancelled immediately, then it is current assets, current obligation, investment or capital. It will be investment. देखो, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। कंपनी ने अपने ही 500 डिवेंचर को 96 के हिसाब से ख़रीद लिया। कंपनी ने अपने ही डिवेंचर्स को 48,000 में ख़रीद लिया। कंपनी चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकती है, पर कंपनी अगर इसे कुछ समय अपने पास रखती है तो इसे इन्वेस्टमेंट की तरह डीआर माना जाएगा। कंपनी जब 48,000 देगी तो बैंक नीचे आएगा। अब अगर हम डिवेंचर को डायरेक्ट डीआर नहीं करना चाहते तो फिर हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट खोलना होगा, तो इसे इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग ऑफ इट्स ओन डिवेंचर। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंपनी अपने ही डिवेंचर को बेच के जो प्रॉफिट कमाती है वो जनरल रिजर्व में जाता है। जनरल रिजर्व में भी जा सकता है, P&L में भी जा सकता है। मैं आपको समझा दूं, एक होता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। एक होता है लॉस ऑन कैंसिलेशन, ये P&L में जाता है, तो ये तो कैंसिलेशन की बात हो गई। एक होता है प्रॉफिट ऑन रीसेल। प्रॉफिट ऑन रीसेल ये जनरल रिजर्व में जाता है, ऑल्टरनेटिवली P&L में भी जा सकता है। और एक होता है लॉस ऑन रीसेल। लॉस ऑन रीसेल ये P&L में जाता है। तो ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है, इसका आंसर अभी ये होगा। ठीक है, इसमें जनरल रिजर्व ऑप्शन नहीं था, अगर जनरल रिजर्व ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। उसके बाद है अ कंपनी इशूड 1012% डिवेंचर 100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो 12% की रेट है वो क्या है। अगर एक कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर्स को, तो क्वेश्चन में ये पूछना है चाहता है कि ये जो 12% की रेट है वो क्या है। तो ये 12% ब्याज की रेट होती है। ये 10% तो प्रीमियम की रेट लिखा हुआ ही है, तो जो डिवेंचर के साथ प्री फिक्स होती है वो इंटरेस्ट की रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेल, कहता है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट। तो जैसे DRR अंत में जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगर DRR की जगह आपने DSF बनाया है, डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाया है, तो ये भी अंत में जनरल रिजर्व में चला जाएगा, अंत में जनरल रिजर्व को जाएगा। तो C इसका आंसर होगा। सो होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ाई करते रहिएगा।